हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर स्मार्ट स्टडी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल से तो पता चल ही गया हो कि ये लेक्चर किस टॉपिक पर चलने वाला है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम मानव रोग कंप्लीट करेंगे, ह्यूमन डिजीज़। दोस्तों, यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से यह बेहद आसान भी है। आसान इसलिए है दोस्तों क्योंकि इन सभी रोगों के बारे में आधी जानकारी तो हमको पहले ही होती है और पूरी जानकारी हम दे देंगे आपको। इसलिए ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही नॉर्मल होने वाला है। दोस्तों, जो मानव रोग होता है ये हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो निश्चित है। अगर बायोलॉजी का एक दो क्वेश्चन आएगा तो एक तो पक्का है, वो मानव रोग का ही होगा। इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जिसमें भी साइंस पूछी जाती है उसमें एक क्वेश्चन तो ये निश्चित है कि वो मानव रोग से पूछा ही जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसलिए ये टॉपिक जो है बेहद बेहद ज़रूरी है दोस्तों आपके लिए, जो पढ़ते हैं, जो पेपर देना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए भी जानकारी के तौर पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं पर हमको इन रोगों के बारे में जानकारी की आवश्यकता पड़ ही जाती है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो मानव रोग होता है वो बड़े तौर पर दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों जेनेटिक रोग, आनुवंशिक रोग होता है दोस्तों। आनुवंशिक रोग क्या है दोस्तों? इसे जेनेटिक बोलते हैं दोस्तों। आनुवंशिक का मतलब होता है दोस्तों जो हमें हमारी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त होती है। कहने का मतलब है जो हमारे माता पिता से हमको प्राप्त हुई है और हमारे माता पिता को उनके माता पिता से प्राप्त हुई है। दोस्तों, यह आनुवंशिक रोग जो है गुणसूत्रों की जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों उनमें जो असंतुलन पैदा होता है उनकी वजह से होता है दोस्तों। दोस्तों, जो आनुवंशिक रोग होता है वो गुणसूत्रों के असंतुलन की वजह से होता है, जिसके कारण हमारे माता पिता से हमारे अंदर प्रवेश करता है और हमारे गुणसूत्र जो है हमारे बच्चों के अंदर जाते हैं, और इसी तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे रोग बढ़ते जाते हैं। ऐसे रोग जो है आनुवंशिक रोग होते हैं दोस्तों, जो हमारे दादा से हमारे पिताजी को और हमारे पिताजी से हमको और हमसे हमारे बच्चों को प्राप्त होगी। ऐसे रोग जो है आनुवंशिक रोग कहलाते हैं दोस्तों। ये रोग जो है गुणसूत्र होते हैं, जो जीन्स होते हैं दोस्तों, जो एक पिता से जो है बच्चों में जाते हैं, इसी प्रकार जो है आगे बढ़ते रहते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों जो हमको जन्म से ना मिलकर हमको जन्म होने के बाद अर्जित करते हैं दोस्तों। या तो हम किसी और से पाते हैं, और या हमारे शरीर में कोई इम्बैलेंस हो जाता है, कोई असंतुलन होता है या कोई गड़बड़ी हो जाती है हमारे पर्सनल बॉडी में, तो वहाँ से कुछ होता है, वहाँ से कोई रोग होता है तो उसे अर्जित रोग कहते हैं दोस्तों। ये अर्जित रोग भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होते हैं संक्रमण रोग दोस्तों, और एक होते हैं असंक्रमण रोग। संक्रमण रोग क्या होते हैं दोस्तों? जो हमारे पर्सनल शरीर में कोई किसी दिक्कत की वजह से ना होकर किसी और से प्राप्त होते हैं दोस्तों। इसमें भी 4 टाइप होते हैं जिन सब के बारे में लगभग हमको पता होगा। पहला होता है जीवाणु जनित रोग दोस्तों। दूसरा है विषाणु जनित। अगला है दोस्तों प्रोटोजोआ जनित। और अगला है दोस्तों कवक जनित। जीवाणु दोस्तों इसे बैक्टीरिया कहते हैं दोस्तों। विषाणु जिसे वायरस कहते हैं दोस्तों, सबको पता है। प्रोटोजोआ होता है, और कवक को फंजाई बोलते हैं दोस्तों। इस जो वीडियो में हम जीवाणु जनित और आनुवंशिक रोगों के बारे में चर्चा करेंगे।
जितने भी आनुवंशिक रोग हैं, जितने भी जीवाणुजनित रोग हैं, जितने भी बैक्टीरियल हैं, जितने भी जेनेटिक डिजीज हैं, उन सभी के बारे में डिटेल में एकदम बात करेंगे। कैसे होता है, क्यों होता है, इससे क्या होता है, इन सभी के बारे में जानकारी लेंगे। जितने भी एग्जाम से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, अगर कोई क्वेश्चन जो है अगर मानव रोग से पूछा गया, इससे बाहर 100% नहीं पूछा जाएगा। अगर इतना कंप्लीट है आपका तो मतलब मानव रोग वाला चैप्टर ख़त्म है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये 100% श्योर रहना। तो पहला जो हम शुरू करेंगे दोस्तों, वो करेंगे आनुवंशिक रोग। तो आनुवंशिक रोग क्या होता है दोस्तों, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इसके अध्ययन को दोस्तों जेनेटिक्स बोलते हैं। इसके अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवंशिकता दोस्तों। इसमें जो पहला रोग है दोस्तों, वो सब जानते हैं, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ही दोस्तों क्या कहते हैं? शाही रोग कहते हैं। शाही रोग क्यों कहते हैं दोस्तों? शाही रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, ये सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम जो है इनको ही हुआ था, इसलिए जो है इस रोग को, जो हीमोफीलिया को, शाही रोग कहा जाता है। इसे क्रिसमसकारी रोग भी कहते हैं दोस्तों। क्रिसमसकारी रोग कहते हैं, क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसका पता जो है सबसे पहले 25 दिसंबर को ही चला था, इसलिए इसको क्रिसमसकारी रोग भी कहा जाता है। और इस रोग में होता क्या है दोस्तों, हीमोफीलिया में क्या होता है कि जन्म से ही, यानी कि हमारे पिता से ही हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है हमारे जीन में, जिसके कारण क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो होती हैं हमारे शरीर में, हमारे ब्लड की प्लेटलेट्स जो होती हैं दोस्तों, जो प्लेटलेट्स होती हैं दोस्तों, ये बन ही नहीं पाती हैं। इनका निर्माण जो है दोस्तों रुक जाता है, इनका निर्माण होता ही नहीं। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स का काम क्या होता है दोस्तों, कि जब भी हमारे बॉडी से कहीं भी रक्त बहने लगता है, कट जाता है, कहीं भी लग जाता है, तो जो है ब्लड का जो है रक्त का थक्का बनाने का जो है काम करती हैं। अब ऐसे में अगर ये प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में होंगे ही नहीं तो क्या होगा, रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं, और हमारे शरीर से ब्लड अगर निकल रहा है तो वो निकलता ही रहेगा। ऐसे में हमारे शरीर में क्या होगी, रक्त की कमी हो जाएगी और ब्लड निकलना जो है, बहना बंद ही नहीं होगा, इससे हमारी डेथ भी हो जाती है। अगला जो रोग है दोस्तों, वो है वर्णांधता। सबको पता होगा वर्णांधता क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, पहले तो ये जान लीजिए कि ये मोस्टली क्या होता है, ये मोस्टली मेल में देखा जाता है, ये रोग पुरुषों में देखा जाता है। इस रोग में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी आंखों की कोन्स सेल होती हैं, कोन्स कोशिका होती है दोस्तों, इस रोग में क्या होता है दोस्तों, जो हमारी आंख में कोन्स कोशिका होती है, कोन्स सेल होती हैं, उसमें आनुवंशिक रूप से जो है समस्या हो जाती है। आनुवंशिक रूप से क्या हो जाती है दोस्तों, समस्या हो जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये कोन्स सेल जो है काम ही नहीं करती हैं, खराब हो जाती हैं। इस दोस्तों ये कोन्स सेल क्या होती हैं, पहले ये जान लीजिए कि जो हमारी आँख होती है, हमारी दोस्तों हमारी आँख में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है कोन्स सेल और दूसरी होती है रॉड्स सेल। दोस्तों जो ये कोन्स सेल होती है, इसका काम होता है कलर दिखाना, ये रंगों को हमें दिखाती है, और ये जो है अंधेरे को दिखाती है, यानी कि रात में दिखाने का काम करती है दोस्तों ये कोन्स सेल होती है, ये कलर दिखाती है, या हम कह सकते हैं ये लाइट को दिखाती हैं। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जब ये कोन्स सेल खराब हो जाती है तब हमें क्या होता है इस रोग में दोस्तों, इस रोग में हमको क्या होता है कि हम जो है ना, जो प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक रंग कौन से कहते हैं, रेड होता है, ब्लू होता है और ग्रीन होता है।
इनमें जो है ना डिफरेंट ही नहीं क्रिएट कर पाते हैं कि कौन सा रंग ब्लू है, कौन सा रंग लाल है, कौन सा हरा है, इसमें अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, कहीं पर भी हमें कोई जो है लाल रंग दिखता है तो हम उसे कंफर्म ही नहीं कर पाते हैं कि ये लाल है या नीला है या हरा है। इसमें हम कोई डिफरेंट ही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अगला जो रोग है वो है डाउन सिंड्रोम। दोस्तों अभी हम सिर्फ जेनेटिक रोग कर रहे हैं, इसके बाद हम बैक्टीरियल रोग करेंगे, जीवाणु जनित रोग। डाउन सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों, ये मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, ये ऑटोसोम गुणसूत्र क्या होते हैं दोस्तों, जो गुणसूत्र होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं अलोसोम। ऑटोसोम क्या होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, जो मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं। दोस्तों हमारे जो बॉडी में क्या होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो पेयर्स में होती है, जोड़ी में। पेयर्स में जो होती है 23 होती है और इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 46 होती है। मतलब 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र होते हैं। उनमें से जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। मतलब 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र, वो मेल में भी समान होंगे और फीमेल में भी यही होंगे। तो ये होते हैं ऑटोसोम गुणसूत्र। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम गुणसूत्र। लास्ट का जो 23वां जो जोड़ी गुणसूत्र होता है दोस्तों, वो जो है मेल में क्या होता है, अलग होता है, और फीमेल में क्या होता है, अलग होता है। मेल में होता है दोस्तों यक्स और वाई, और फीमेल में क्या होता है, यक्स और यक्स। फीमेल में दोनों यक्स गुणसूत्र होते हैं और मेल में क्या होता है, यक्स और वाई गुणसूत्र होता है। दोस्तों यही गुणसूत्र जो होते हैं वो बच्चे का निर्धारण करते हैं कि बच्चा जो है लड़के का होगा जन्म, या जो बच्चे का जन्म है वो लड़की का होगा। ये 22 जोड़ी गुणसूत्र दोस्तों, ये केवल बॉडी निर्माण में काम करते हैं कि बॉडी किस टाइप का होगा। ये किसी भी प्रकार से ये निर्धारण नहीं करते हैं कि बच्चे का जन्म लड़की का होगा या लड़के का होगा। ये दोनों जो 22 जोड़ी हैं ये मेल में भी सेम होते हैं और फीमेल में, यानी कि माता से भी बच्चे में यही गुणसूत्र जाएंगे और पिता से भी यही गुणसूत्र बच्चे में जाने वाले हैं। जो लड़की और लड़के को डिसाइड करते हैं दोस्तों वो यही गुणसूत्र हैं। उनमें से भी क्या होता है दोस्तों, अभी आप समझ जाएंगे। देखिए अगर पिता का जो है गुणसूत्र यक्स, मान लो ये लड़का एक बच्चा है माता के गर्भ में, अगर पिता का यक्स गुणसूत्र आया तो माता का चाहे ये आए चाहे ये दोनों यक्स ही है। अगर माता से यक्स आ गया तो ये क्या होगा, ये लड़की का जन्म हो जाएगा। यक्स और यक्स मिलकर लड़की का जन्म होगी। अगर पिता का गुणसूत्र जो है दोस्तों, पिता से वाई गुणसूत्र आ गया तो माता का चाहे जो गुणसूत्र हो वो तो यक्स ही है। तो वाई और यक्स मिलकर ये जो है लड़के का जन्म हो जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब यही है, जो पिता का गुणसूत्र है वही डिसाइड करता है कि बच्चे का जन्म जो है लड़की का होगा या लड़के का होगा। तो दोस्तों ये थी थोड़ी एडवांस जानकारी जो आपको शायद पता ही होगी। तो दोस्तों इसमें आपको ये पता चल गया कि जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं सेम होते हैं मेल और फीमेल, यानी माता पिता दोनों में, वो होते हैं ऑटोसोम गुणसूत्र। और जो ये 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, दो गुणसूत्र, मेल में यक्स वाई और फीमेल में यक्स यक्स, इन्हें कहते हैं अलोसोम गुणसूत्र। दोस्तों क्या होता है दोस्तों इसमें कि जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र होता है दोस्तों, इसमें जो है असंतुलन कह सकते हैं, या कोई गड़बड़ी हो जाती है या कोई खराबी हो जाती है। तो आनुवंशिक रूप से जब इस गुणसूत्र में खराबी हो जाएगी तो जो बच्चा पैदा होगा तो ये गुणसूत्र माता या पिता से बच्चे में जाएंगे। तो ये इस गुणसूत्र में जब खराबी होती है 21वां जोड़ा, तो ये मानसिक विकास करता है दोस्तों। और इसमें अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो बच्चा जो है मानसिक रूप से क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। मानसिक रूप से जो है कमज़ोर हो जाएगा, ये हमसे कह सकते हैं कि वो मंद बुद्धि पैदा होगा दोस्तों। ऐसे में वो बच्चा क्या होगा, मानसिक रूप से कमज़ोर होगा या फिर मंद बुद्धि होगा। तो ये क्लियर है दोस्तों ये रोग। अगले रोग पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो रोग है
उसे कहते हैं पटाऊ रोग, पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं दोस्तों इसको। दोस्तों ये रोग भी क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों में देखा जाता है। इस रोग में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो हमारे जो 13वां जोड़ी गुणसूत्र होता है दोस्तों, जो 13वां जोड़ी गुणसूत्र हो जो 13वां जोड़ी गुणसूत्र होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें असंतुलन होता है या इसमें कोई खराबी होती है, समस्या हो जाती है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, ऐसे में जो बच्चा पैदा होगा दोस्तों, उस बच्चे का क्या होगा, उसके होंठ जो हैं फटे होंगे, होंठ फटे होंगे, कटे होंगे। क्या होगा दोस्तों, उसके होंठ कटे फटे होंगे और उस बच्चे का जो है पाचन तंत्र बिल्कुल दोस्तों, इसके साथ में उसका पाचन तंत्र भी खराब हो जाता है। तो 13वां गुणसूत्र दोस्तों एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि जो डाउन सिंड्रोम है वो कौन से गुणसूत्र की वजह से होता है, और पटाऊ सिंड्रोम जो है कौन से जोड़ी गुणसूत्र की वजह से होता है। तो आपको सिर्फ 21वां याद करना है, इसमें 13वां याद करना है, बस इतना ही पूछेगा एग्जाम में, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। इसमें ये पूछ सकता है दोस्तों, इसमें मोस्टली यही पूछेगा ही कि आप जो है बच्चे का जन्म जो है, या पिता से कौन सा गुणसूत्र निकलता है, या बच्चा लड़की होगा या लड़का तो किसके गुणसूत्र डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन में आपको पिता मिलेगा, तो पिता के आपको टिक कर देना है। अगला दोस्तों जो है रोग वो है क्लाइन सिंड्रोम, इसे क्लाइनफेल्टर बोलते हैं दोस्तों, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या होता है दोस्तों, इसमें जो मेल के गुणसूत्र हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो मेल होते हैं दोस्तों, ये हम इसे कह सकते हैं पिता के गुणसूत्र में, पिता के गुणसूत्रों में क्या हो जाता है दोस्तों, गड़बड़ी हो जाती है। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग होता है, इसमें जो पिता होते हैं, पिता के गुणसूत्र में गड़बड़ी होती है। इससे क्या होता है, जो बच्चे का जन्म होता है वो किन्नर का जन्म हो जाता है। अब ये होता कैसे है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा बताते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और एकदम क्लियर करके रखना कि जो किन्नर का जन्म होता है वो भी पिता के ही गुणसूत्र पर, यानी कि पिता के ही जीन के प्रॉब्लम की वजह से होता है। बच्चे का जन्म लड़की का होगा, लड़के का, ये भी पिता के जीन पर डिपेंड करता है। और बच्चा किन्नर पैदा हो जाता है, ये भी जो है पिता के ही कमी के कारण होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि जो पिता के गुणसूत्र है 23वां जोड़ा, उसमें यक्स और वाई है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कुछ गड़बड़ी हो जाती है और जो पिता के गुणसूत्र होते हैं वो यक्स वाई के साथ में एक यक्स और भी जुड़ जाता है दोस्तों। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, यक्स के साथ में अगर एक और यक्स आ जाएगा दोस्तों, और माता से भी यक्स आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, ये किन्नर का जन्म हो जाएगा। ये ऐसे में क्या होगा, वो जो लड़की पैदा होगी जो है वो लड़की की तरह तो होगी, पर उसमें सारे जो है गुण क्या होंगे, किन्नर वाले होंगे दोस्तों। और अगर यहाँ से यक्स वाई आ जाएगा दोस्तों दोनों, और यहाँ से यक्स आ जाएगा दोस्तों माता से, अगर पिता से यक्स वाई आ गए और जो है माता से यक्स, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, उसमें लड़के वाले गुण तो होंगे पर टोटली जो है किन्नर की तरह, लड़की और लड़का दोनों तरह दिखेगा, और टोटल जो है गुण क्या होंगे, किन्नर वाले होंगे दोस्तों। वो होगा किन्नर और दोनों के गुण पाए जाएंगे उसमें, वो लड़की जैसा भी दिखेगा और लड़का जैसा भी दिखेगा, सारे के सारे जो हैं किन्नर वाले गुण होंगे उसके अंदर दोस्तों। अगला जो रोग है दोस्तों वो है टर्नर सिंड्रोम। तो ये कैसा रोग है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है, अर्थात कह सकते हैं जो माता होती है, उसके जो है गुणसूत्रों में कमी हो जाती है दोस्तों। और ऐसे में क्या होता है कि जो माता से गुणसूत्र होने वाली जो उसकी बच्ची होती है, यानी कि जो बच्चा होता है
उसकी लड़की होती है, उसमें ये गुणसूत्र की गड़बड़ी की वजह से क्या होता है दोस्तों, ये लड़की जो है बच्चे का जन्म ही नहीं दे पाती है। ये क्या है, बच्चे का जन्म नहीं दे पाती, और ये बच्चा जो है फीमेल होगी दोस्तों, ये जो है बच्चे का जन्म नहीं दे पाएगी, और क्या होगा, आजीवन ये क्या हो जाएगी, बांझ हो जाएगी। दोस्तों फिर से एक बार देख लीजिए, टर्नर सिंड्रोम इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, माता के गुणसूत्र में कमी के कारण जो होने वाला बच्चा फीमेल होगी, वो क्या होगी, बच्चे का जन्म नहीं दे पाएगी, और वो हमेशा क्या होगी, बांझ होगी। दोस्तों यहाँ तक जो है सारे के सारे जेनेटिक डिजीज जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम जो है बैक्टीरिया डिजीज देखेंगे। जीवाणु जनित रोग, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। दोस्तों जो जीवाणु होता है, इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा। दोस्तों ये जो ल्यूवेनहॉक हैं, ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया था, कोशिका जो एक पहली जीवित कोशिका थी, जीवित कोशिका दोस्तों, उसकी भी खोज किसने की थी, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। इसके साथ ही जो सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप, उसका निर्माण भी इन्होंने ही किया था। जो माइक्रोस्कोप है, इन्होंने सबसे पहले उसको बनाकर उसमें जो है जीवाणु की भी खोज कर ली थी। अब खोज कौन करेगा, जो देख पाएगा। तो माइक्रोस्कोप तो बनाया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, तो यही तो देख पाएंगे। तो इन्होंने ही जो है जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज की और जीवाणु की भी खोज कर दी दोस्तों। कोशिका की खोज जो है सबसे पहले दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। इन्होंने खोज तो की थी सबसे पहले कोशिका की, पर ये कोशिका की क्या थी, मृत कोशिका थी, ये जीवित कोशिका नहीं थी। तो अगला क्या है दोस्तों, इन्होंने जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। अगला पॉइंट दोस्तों जो बैक्टीरिया से है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, इसके अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। दोस्तों लॉजी का अर्थ ही क्या होता है, अध्ययन करना। अगला पॉइंट जो है दोस्तों, जो बैक्टीरिया होती है दोस्तों, जो जीवाणु होता है दोस्तों, वो बड़े तौर पर जो है पौधों के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी क्या होगी, पौधों में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है दोस्तों। तो इसमें भी क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और यह कोशिका भित्ति दोस्तों पेंटिडोग्लोकॉन की बनी होती है दोस्तों, पेंटिडोग्लोकॉन। तो दोस्तों कोशिका भित्ति जो है बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है, पेंटिडोग्लोकॉन की बनी होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट करके रखना है। और अगला जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है दोस्तों, वो है जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा। दोस्तों यह सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, यह सबसे छोटा होता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये कोशिका भित्ति जो है एब्सेंट होती है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोशिका भित्ति क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं सीधा दोस्तों बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में देखेंगे। इसमें से सबसे पहला रोग है दोस्तों, वो हैजा। हैजा को ही कॉलरा कहते हैं दोस्तों। दोस्तों हैजा जो होता है वो जो है विब्रियो कॉलरा नाम का एक जीवाणु होता है दोस्तों। इसके कारण जो है ये रोग फैलता है। कहने का मतलब जो विब्रियो कॉलरा एक जीवाणु होता है, उसके कारण जो है हैजा रोग फैलता है दोस्तों। और इस रोग में क्या हो, इसका वाहक क्या होता है दोस्तों, इसका वाहक होता है दूषित जल।
प्लस पानी। कहने का मतलब दोस्तों, जो ये वाहक का मतलब होता है कि ये हैजा जो रोग है, इसका जो बैक्टीरिया, इसका जो जीवाणु है, इसका जो कारक है विब्रियो कालरा। दोस्तों ये विब्रियो कालरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक जीवित प्राणी से दूसरे प्राणी में या एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में कैसे जाता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं वाहक। संचरण कैसे करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है। तो दूषित जल या दूषित जो है भोजन, इसके साथ में जो है दोस्तों, अगर भोजन दूषित हो जाता है तो उसमें भी पैदा होता है, और उसको कोई खा लेता है या दूषित जल पानी पी लेता है तो ये हमारे शरीर में जो है एंट्री कर देता है दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, ये हमारे शरीर में प्रभावित क्या करता है दोस्तों, तो प्रभावित अंग क्या होता है दोस्तों। दोस्तों ये जो विब्रियो कालरा जो है बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है कि जो हमारी आंत होती है दोस्तों, आंत में जो है इन्फेक्शन कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाते हैं, आंत में जो है सूजन आ जाती है। तो सूजन आ जाती है तो इसके बाद जो है दोस्तों, हमारी जो आंत है ये जो है, सूजन आने के बाद दोस्तों हमारी आंत जो है ये काम करना बंद कर देती है। और इसके साथ में ही क्या होता है दोस्तों, हमको जो है उल्टी आने लगती है, उल्टी होने लगेगी, भूख नहीं लगेगी। इसके साथ में पूरे शरीर में जो है कमजोरी फील होने लगेगी दोस्तों। ये सब जो है सिम्टम्स हैं क्या, हैजा कालरा रोग के, जो दोस्तों जो विब्रियो कालरा नामक बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। इसका वाहक होता है दूषित जल, यानी कि गंदे पानी से, दूषित भोजन या खराब भोजन से। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाते हैं, और इससे प्रभावित क्या होता है, आंत होती है दोस्तों। ये हमारी आंतों में इन्फेक्शन कर देते हैं ये बैक्टीरिया, और इससे क्या होता है, आंतों में सूजन आ जाती है। हमारी जो आंत होती है दोस्तों, इससे जो है हमारी पाचन तंत्र जो है खराब हो जाता है। इससे हमारे शरीर में भोजन पचेगा नहीं, उल्टी होगी, भूख लगेगी नहीं, और पूरे शरीर में क्या होगी, कमजोर फील होगी हमारे। अगला जो बैक्टीरिया जनित रोग है दोस्तों, वो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया दोस्तों ये कॉर्नी बैक्टीरिया होती है, कॉर्नी बैक्टीरिया या कॉर्नी जीवाणु, इसके कारण होती है दोस्तों। ये कॉर्नी जीवाणु होता है, इसके कारण क्या होती है, डिप्थीरिया नामक रोग होती है। इसका वाहक क्या होता है दोस्तों, कहने का मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है, तो इसका वाहक होता है दूषित हवा। ये गंदी हवा के साथ में संचरण करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है हमारे शरीर का दोस्तों, तो प्रभावित अंग में क्या नोट करेंगे, ये हमारे फेफड़ों को जो है इन्फेक्ट कर देता है। ये हमारे फेफड़ों में जो है इन्फेक्शन कर देगा दोस्तों। इससे होगा क्या, इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा जो ब्लड होता है वो खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब ये ब्लड जो है ये पीला रंग के होने लगता है दोस्तों। इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है वो पीले रंग का होने लगता है। और इस रोग के लिए हमको जो है दोस्तों डीपीटी का टीका दिया जाता है। ये डीपीटी का टीका दोस्तों, इसके साथ में डिप्थीरिया के साथ में ही काली खांसी और टिटनेस के लिए भी दिया जाता है दोस्तों। डीपीटी का जो टीका होता है, एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि डिप्थीरिया के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, काली खांसी के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, टिटनेस के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन में आपको दोनों भी दे सकता है। तो ए बी का, जैसे ए में देगा जो है काली खांसी, बी में दे दिया टिटनेस, और सी में दे दिया डिप्थीरिया, और डी में दे दिया कि तीनों। तो आपका तीनों आंसर होगा। अगर दो देगा तो ए बी हो जाएगा, कोई एक दे देगा तो वो सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है। अगला कौन सा है दोस्तों, वो है कुष्ठ रोग। इससे इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं दोस्तों, और इसको ही आम भाषा में कोढ़ रोग भी कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों ये रोग जो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी
माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये बैक्टीरिया होता है दोस्तों। इसके कारण जो है दोस्तों ये कुष्ठ रोग होता है, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता है दोस्तों, इसका वाहक क्या होता है, तो इसका वाहक होता है घरेलू मक्खी। दोस्तों इसका वाहक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो वो आपसे इस रोग से तो वाहक ही पूछेगा कि जो कुष्ठ रोग है उसका वाहक क्या होता है, वो कैसे फैलता है, वो किसके द्वारा दूसरे प्राणियों में पहुंचता है। तो इसका जो वाहक होता है वो होता है घरेलू मक्खी, जो हमारे घरों में होती हैं वही मक्खी होती हैं, जो किसी इस रोगी पर बैठेंगी फिर आप पर अगर बैठ जाएंगी तो ये रोग आपको भी हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही ये क्या होता है, एक दीर्घकालिक रोग होता है। दीर्घकालिक का मतलब अगर एक बार आपको हो गया तो लंबे समय तक ये ठीक ही नहीं होगा। इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है दोस्तों, सबको पता होगा दोस्तों, त्वचा होती है। ये क्या करता है दोस्तों, हमारी त्वचा में जो है इन्फेक्शन कर देता है। जो ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु है दोस्तों, ये हमारी त्वचा में क्या कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि थोड़े समय बाद जो हमारी त्वचा होती है वो सड़ने लगती है, और धीरे धीरे ये दोस्तों हमारी हड्डियों तक भी पहुंच जाता है। इसलिए इसको बहुत खतरनाक रोग माना जाता है दोस्तों। दोस्तों ये रोग ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आपको ABCD में ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है या कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो उसमें ऑप्शन में अगर आपसे ये पूछेगा कि कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो 3 आपको बाकी विषाणु, प्रोटोजोआ, फंजाई के रोग दे देंगे या कोई और रोग दे देगा, उसमें से एक आपको इनमें से दे देगा, तो वही आपका आंसर होगा। अगला जो है दोस्तों वो है टीबी। टीबी सब जानते हैं दोस्तों, इसी को ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों इसका जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, जो इसका कारक है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आपसे इसका जीवाणु भी पूछेगा दोस्तों। जितना मैं लिख रहा हूँ दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपसे पूछ लेगा। कुछ तो मैं आपको एग्जाम्पल पर जो ये बोल रहा हूँ ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो आपसे ये वाहक भी पूछेगा, प्रभावित अंग भी पूछेगा, ये जो है कार्य, ये विब्रियो कार्य है जो जीवाणु है किसके कारण होता है ये भी आपसे पूछेगा, कौन से जीवाणु से होता है ये आपसे पूछेगा, कैसे फैलता है ये सभी आपसे पूछ लेंगे। तो जितना मैं लिख रहा हूँ दोस्तों आप अगर नोट कर लेंगे तो जो है आपका जो रोग वाला चैप्टर है वो कंप्लीट ही हो जाएगा। तो आप नोट करना इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आप नोट कर सकें। अगर आप नोट करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर पढ़ने से आपका 50% क्लियर होता है, तो अगर आप नोट कर लेते हैं तो वो आपका 90% क्लियर हो जाता है। तो आप नोट करिए अगर आपको सच में जो है याद रखना है तो। दोस्तों ये टीबी क्या होता है, इसका वाहक क्या होता है दोस्तों, इसका वाहक कुछ भी हो सकता है। ये हवा में, पानी में, कहीं से भी फैल सकता है दोस्तों, ये हर जगह से फैल सकता है। इससे क्या होता है, इसका प्रभावित अंग क्या होता है दोस्तों, ये हमारी फेफड़ों को जो है प्रभावित करता है। दोस्तों ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो ये बैक्टीरिया है दोस्तों, ये करता क्या है, जो हमारे फेफड़े होते हैं उसके ऊपर जो झिल्ली होती है इसे प्लूरा कहते हैं। इस झिल्ली में जो है इन्फेक्शन कर देता है, और इन्फेक्शन करके इसको इतना ज़्यादा इन्फेक्ट कर देता है दोस्तों कि ये झिल्ली जो है नष्ट हो जाती है। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, जो हमें हमारे जो है झिल्लियों में क्या होता है दोस्तों, गैस जो है जो हम सांस लेते हैं वो जाके स्थिर होती है। अगर ये झिल्ली है नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा दोस्तों, सांस रुकेगी नहीं और हम बहुत तेज़ी से हमको खांसी आने लगेगी, और जो है इतना ज़्यादा खांसी आने लगेगी दोस्तों कि खांसी के साथ में ही क्या होगा, खून आने लगेगा हमारे मुख से। इसलिए बहुत ही खतरनाक रोग माना जाता है दोस्तों टीबी।
अभी तो दोस्तों इसका लक्ष्य भी चल रहा है भारत सरकार का 2025 तक जो है ख़त्म करने का, पर होगा नहीं मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए दोस्तों BCG का टीका दिया जाता है, जिसे कहते हैं बैसिलस कॉलमेट-ग्रीन। BCG का टीका दिया जाता है दोस्तों इस TB को ख़त्म करने के लिए। अगले रोग पर चलते हैं दोस्तों हम। अगला रोग है निमोनिया। यह दोस्तों डिप्लोकोकस जीवाणु होता है। डिप्लोकोकस इस जीवाणु की वजह से होता है दोस्तों। इसका वाहक क्या होता है? इसका वाहक होता है तरल पदार्थ, लिक्विड मेटेरियल। जो तरल पदार्थ क्या होते हैं? इसके वाहक होते हैं दोस्तों। और इस रोग में होता क्या है दोस्तों? इसका प्रभावित अंग क्या है? इसका प्रभावित अंग है दोस्तों फेफड़ा। ये फेफड़े में क्या कर देता है दोस्तों? इन्फेक्शन कर देता है। ये फेफड़े में इन्फेक्शन करता है दोस्तों। तो इससे क्या होता है दोस्तों? हमारे जो फेफड़ा होती है उसमें आ जाती है सूजन, और सूजन आती है तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों? हमारे फेफड़े में जो है छोटे छोटे वायु कोष होते हैं, करोड़ों वायु कोष होते हैं। इनमें जो है द्रव भर जाता है दोस्तों। जो वायु कोष होते हैं उनमें भर जाता है द्रव, यानी कि पानी भर जाता है उसमें। तो इस रोग में क्या होगा दोस्तों? ऐसे में जो है सर्दी, जुखाम, सीने में दर्द दोस्तों, सांस लेने में तकलीफ, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर हमको निमोनिया रोग हो जाता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्या होती है कि हमको सांस लेने में जो है तकलीफ होने लगती है दोस्तों। मोस्टली यही प्रॉब्लम दी जाती है निमोनिया में। इसका जो सबसे खतरनाक सिम्टम है, लक्षण है, वो है हमको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है दोस्तों। जो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया होता है दोस्तों, ये जो है तरल पदार्थों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है पहुंचता है, और ये क्या करता है, क्या है, जो हमारे फेफड़े में जो है जो वायु कोष होते हैं दोस्तों, उसमें जो है इन्फेक्शन कर देता है। करोड़ों वायु कोष होते हैं दोस्तों, छोटे छोटे, और यहीं पर जो है ऑक्सीजन का ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों। ऑक्सीजन जो है हमारे सांस के द्वारा हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। उसके बाद जो हमारे ब्लड से जो है जो हीमोग्लोबिन है उससे मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जो है पूरे शरीर की कोशिकाओं में जाता है दोस्तों, और वहाँ पर होता है श्वसन की क्रिया, जिससे हमारे शरीर में जो है ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों। तो इस रोग में क्या होता है दोस्तों? सर्दी, जुखाम, सीने में दर्द, और सबसे ज़्यादा क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ होती है। अगला जो रोग है वो है दोस्तों सिफिलिस। यह रोग जो है दोस्तों ट्रिप्नोमोता जीवाणु की वजह से होता है दोस्तों। इसमें प्रभावित अंग जो है दोस्तों ये हमारे किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? तो ये वृक्क है, इसे गुर्दा कहते हैं, और इसे इंग्लिश में किडनी भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये किडनी को प्रभावित करता है। करता क्या है दोस्तों? ये किडनी में इन्फेक्शन कर देता है। किडनी में कर देता है इन्फेक्शन। और किडनी का काम क्या होता है दोस्तों? किडनी का काम होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन का। कहने का मतलब ये जो है किडनी जो है ये जो है ब्लड को छानती है। ब्लड को छान करके उसमें जो अशुद्ध पदार्थ हैं उसको निकालती है, और वो जो अशुद्ध पदार्थ हैं यही यूरिन कहलाते हैं। यूरिन जो है इसी ब्लड से ही अलग होते हैं दोस्तों। इसमें जो है यूरिन का मतलब पेशाब जो होता है उसको जो है ये किडनी जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है, और यूरिन को जो है ब्लड से बाहर करती है। और इसमें क्या होगा, अगर इन्फेक्शन कर देती है तो इस रोग में होता क्या है दोस्तों? जो हमारे मूत्र त्याग की इच्छा है दोस्तों, ये उसको प्रभावित कर देता है। ऐसे में क्या होगा, इस रोगी को क्या होगा दोस्तों
कि ये पेशाब करने के लिए खड़ा होगा और इसको पेशाब ही नहीं आएगी। तो इसकी जो है इच्छा क्या है, कभी लगेगी कभी लगेगी ही नहीं। और जो है मूत्र त्याग करने के लिए जब जाएगा तब भी इसको मूत्र त्याग ही नहीं होगी, तो उसकी इच्छा में जो है प्रभावित कर देता है दोस्तों। ये सिफिलिस बैक्टीरिया जो है, सिफिलिस रोग का बैक्टीरिया जो है टिप्नोमोटा। दोस्तों ये रोग फैलता कैसे है, या इसका वाहक क्या है? दोस्तों मोस्टली इसको देखा जाता है कि जो लैंगिक जनन के द्वारा जो है, लैंगिक जनन के द्वारा दोस्तों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। कहने का मतलब अगर किसी जो है मेल के अंदर है और वो किसी फीमेल के साथ में लैंगिक जनन करता है या जो है सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, तो ये मेल से फीमेल में, अगर फीमेल में है तो मेल में, इन दोनों में जो है एक दूसरे में जो है ये जो रोग का बैक्टीरिया है डिप्नोमोटा, वो मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में एक दूसरे में जा सकता है। अगला जो रोग है दोस्तों वो है टिटनेस। टिटनेस क्या है दोस्तों? ये क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु होता है दोस्तों। क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु के कारण होता है दोस्तों। और इसका वाहक क्या होता है? इसका वाहक होती है मिट्टी दोस्तों। तो ये मिट्टी से जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है जाती है। इस रोग में प्रभावित क्या होता है दोस्तों? प्रभावित अंग क्या होता है दोस्तों? तो तंत्रिका तंत्र इसमें जो है प्रभावित होती है। इस रोग में होता क्या है दोस्तों? तेज बुखार आ जाता है, उसके साथ में ही दोस्तों जबड़ा बंद हो जाता है दोस्तों। इसमें इस रोग में तेज बुखार, जबड़ा बंद, और जो है शरीर में क्या होते हैं दोस्तों? शरीर में ऐंठन होने लगती है। इसके लिए भी क्या दोस्तों? DPT का टीका दिया जाता है, पहले ही क्लियर कर दिया था। टिटनेस के लिए दोस्तों DPT का टीका दिया जाता है। इसके साथ में ये डिप्थीरिया और काली खांसी के लिए भी दिया जाता है। पिछले क्वेश्चन में जो है डिस्कस कर दिया गया था। अगले नंबर पर है टाइफाइड। दोस्तों इसे क्या कहते हैं? मियादी बुखार भी कहा जाता है। इसे मियादी बुखार भी कहते हैं दोस्तों। ये जो है साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है दोस्तों। साल्मोनेला टाइफी नाम का एक जीवाणु होता है दोस्तों। उसके कारण जो है ये टाइफाइड नाम का रोग होता है। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है दोस्तों। इसका वाहक क्या होता है दोस्तों? तो दूषित जल और हवा इसका वाहक होता है दोस्तों। इसमें होता क्या है? प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसमें प्रभावित होता है दोस्तों, हमारी आंतें प्रभावित होती हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि टाइफाइड का जो है प्रभावित अंग कौन सा है, तो आंत। इसमें क्या पूछेगा दोस्तों? इसमें ये नहीं पूछेगा आपसे कि कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। बहुत ही रेयर कंडीशन में आपसे हर एक क्वेश्चन का जो है पूछेगा। आपसे पूछ सकता है वो TB का पूछ सकता है दोस्तों कि कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। बाकी सभी क्वेश्चन बहुत रेयर कंडीशन में आपसे जो है कारक पूछेगा कि किस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें भी नहीं पूछेगा, इसमें का तो कभी नहीं पूछेगा। इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें प्रभावित अंग कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि आंत जो है इससे प्रभावित होती है। और ये आंतों में क्या करता है दोस्तों? आंत को प्रभावित करता है। तो इससे क्या होता है? बहुत तेज बुखार आ जाता है हमको। तेज बुखार के साथ में क्या होता है दोस्तों? तेज बुखार के साथ में जो है सिर दर्द होता है दोस्तों, हाथ पैर में दर्द होता है। इसके साथ में पूरे बदन में जो है जबरदस्त जो है बुखार के साथ में दर्द होता है दोस्तों। तो क्या होता है? बदन दर्द भी इसमें बहुत तेजी से होता है। तो ये रोग क्या होता है? एक बार फिर से देख लो। टाइफाइड जो है इसे मियादी बुखार कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी आपकी जानकारी के लिए लिख दिया दोस्तों, ये पूछेगा नहीं। इसका वाहक क्या होता है? हवा और जल होता है, ये भी पूछ सकता है। इसमें प्रभावित क्या होता है? अंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का।
और इसमें तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द ये सब होता है। इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है दोस्तों इस रोग के लिए, ये आपसे पूछ सकता है बीडार टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है टाइफाइड की जांच के लिए दोस्तों। अगला जो रोग है वो है, छोटा सा ही यही कंप्लीट कर देते हैं इतने में, 9वें नंबर का है वो दोस्तों, वो है काली खांसी। दोस्तों इसका जो कारक है वो है हीमोफिलिस पर्टूसिस। ये आपसे पूछ सकता है दोस्तों। काली खांसी का जो कारक है वो हीमोफिलिस पर्टूसिस बैक्टीरिया होती है दोस्तों। और इस रोग में होता क्या है दोस्तों, हमको लगातार खांसी आने लगती है। इस रोग में होगा क्या दोस्तों, हमको लगातार खांसी आती है और खांसी रुकती ही नहीं है, इसलिए इसको काली खांसी बोलते हैं दोस्तों। और इसके लिए भी दोस्तों पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि DPT का टीका, काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस, इन तीनों के लिए क्या दिया जाता है दोस्तों, DPT का टीका दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक थे आपके जो है जीवाणु जनित रोग, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो हैं। तो यहाँ तक जो है पूरे के पूरे जो बैक्टीरिया जनित रोग हैं वो ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। अगले लेक्चर में जो है जो मानव रोग है दोस्तों, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, पर क्या करें, क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, बिना इसके कोई एग्ज़ाम ही नहीं बनता दोस्तों। मानव रोग से संबंधित एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आते हैं। तो इस वीडियो में हमने आनुवंशिक और जो जीवाणु जनित रोग हैं उनको ख़त्म कर दिया है। अगले जो वीडियो आएगा, अगला जो लेक्चर होगा दोस्तों, उसमें हम वायरस से जो रोग होते हैं, जितने भी टाइप के रोग होते हैं वायरस वाले, उन सबको क्लियर करेंगे। इसके साथ में ही प्रोटोजोआ और फंजाई वाले रोग भी कर लेंगे। फिर उसके बाद एक लेक्चर होगा और आएगा, उसमें जो है जो अदर रोग होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जितने भी रोग हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर कुछ आपसे इसको थोड़ा भी बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है लाइक कर लेना और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।